वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर शिक्षक साथी और विशेषकर वो शिक्षक साथी जो 2005 में लगे हुए हैं, उनके 18 साल का जो सेवा का कार्यकाल है वो लगभग मार्च महीने में अधिकांश के, और कुछ लोगों के अप्रैल में पोस्टिंग हुई थी तो अप्रैल में 18 साल की सेवा पूरी हो जाएगी। तो उनके 18 साल की जो एसीपी है उसके लिए किस तरीके से आपको जो स्टाफ लॉगिन शाला दर्पण पे उस पर अप्लाई करना है और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आवश्यकता होगी वो आप सबसे पहले तैयार कर लें, और उसके बाद में आपको स्टाफ लॉगिन में आपको किस तरीके से प्रोसेस को करना है वो पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव करके बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट के लिए जो 18 साल की एसीपी के लिए जो जरूरी दस्तावेज है उसकी एक पीडीएफ बना करके आपको रखनी है। अलग अलग आदेश की अलग अलग पीडीएफ बनानी है ताकि आपको जहाँ जरूरत है वहाँ वो पीडीएफ है वो अपलोड करें। पहले सबसे पहले आपको प्रथम नियुक्ति आदेश, जिसमें जो सीबीओ का आदेश या डीओ का आदेश या जो कार्यग्रहण आदेश विद्यालय का है उसके 2 या 3 पेज जो भी हैं वो उनको आपको पीडीएफ बना करके, कार्यग्रहण आदेश या नियुक्ति आदेश है वो आपको एक पीडीएफ के रूप में तैयार कर लेना है। उसके बाद में दूसरा है स्थायीकरण आदेश। 2 साल का जो सेवा काल पूरा होने के बाद में आपका जो स्थायीकरण हुआ होगा उसका आदेश है वो आपको पीडीएफ के रूप में तैयार करना है। उसके बाद में 6वां वेतन आयोग जो लागू हुआ था उसका आदेश है 1 या 2 पेज में जो भी हो आपके कार्यालय द्वारा या सीबीओ कार्यालय द्वारा जो जारी किए गए थे वो आपको उसकी पीडीएफ बनानी है। उसके बाद में जो 7th पे कमीशन का जो भी आदेश थे, 7वां वेतन आयोग लागू उसके जो आदेश थे वो भी आपको पीडीएफ के रूप में तैयार रखना है। इसके बाद में अधिकांश लोगों के यानी 9 साल की जो एसीपी है वो पूरी हो चुकी होगी और सभी की लगभग हो गई है, तो वो क्योंकि ये दूसरी एसीपी 18 साल की है तो 9 साल की पहले आपके लगी होगी, उसका आदेश है कार्यालय आदेश या जो भी है वो भी आपको पीडीएफ के रूप में तैयार करना है। उसके बाद में अगर आपका प्रमोशन हुआ है, टीपीसी हुई है आपकी, तो प्रमोशन का आदेश है किस तारीख से आदेश हुआ वो सारी डेट्स वगैरह अलग से नोट कर लें और आदेश की पीडीएफ पे वो रखें। और इसके बाद में संतान संबंधी जो घोषणा का जो नोटरी का शपथ पत्र है 50 रुपये के जो स्टाम्प पेपर पे जो भी आपको शपथ पत्र देना है वो घोषणा पत्र है उसकी भी एक पीडीएफ बना करके आप रख लें। इस तरीके से ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए वो आप एक पीडीएफ बना कर रख लें ताकि आपको जब ऑनलाइन शाला दर्पण के जो पोर्टल है स्टाफ लॉगिन पे आप अप्लाई करेंगे एसीपी के लिए तो आपको बहुत ही कम समय में या कुछ ही मिनटों में आप सारा काम कर लेंगे अगर आपके पास में ये सारे आदेश की पीडीएफ अलग अलग तैयार की गई, क्योंकि ये सारे आदेश अलग अलग जगह पे अपलोड होंगे। तो ये चीज़ थी। अब इसके बाद में आपको शाला दर्पण पे कैसे स्टाफ लॉगिन में जाकर के काम करना है वो मैं आपको इसी वीडियो के अगले भाग में बताऊंगा। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव बताऊंगा, वीडियो पूरा देखें। तो मैं आपको बता रहा था कि एसीपी के लिए आपको स्टाफ लॉगिन पे लॉगिन हो जाना है और वहाँ आपको फॉर्म्स पे क्लिक करना है। फॉर्म्स में एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विसेज पे क्लिक करना है, उसके बाद में फॉर्म्स पे क्लिक करना है और वहाँ एसीपी सेलेक्ट करके आपको सबसे पहले अपनी जो डिटेल्स है, एम्प्लॉय का नाम है, पिता का नाम, एम्प्लॉय आईडी है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, विद्यालय का नाम, सेवा निवृत्ति तिथि वगैरह, ये आपको एक बार अच्छी तरह से देख लेनी है। आपका सब्जेक्ट वगैरह जो भी है वो, अगर इसमें कुछ भी कमी है तो आप सबसे पहले प्रपत्र 10 को अपडेट करवाएं, उसके बाद में आगे का प्रोसेस करें एसीपी अप्लाई करने के लिए। अब जैसे यहाँ आप जैसे रिवाइजन एसीपी अगर आप करना चाहते तो ये अन्यथा नो रहने दें। अब इसके बाद में आपके आएगा कि मूल पद जिसपे एसीपी की गणना की जानी है, तो वो जैसे तृतीय श्रेणी अध्यापक के मामले में है तो वहाँ तृतीय श्रेणी अध्यापक आ जाएगा। और यहाँ एनएससी कोड स्कूल के पूछे, लेकिन ये लिखा गया है कि यदि कार्मिक मॉडल स्कूल का है तो अपने विद्यालय का एनएससी कोड भरे, अन्यथा खाली छोड़ देना है। तो अब जैसे आप मॉडल स्कूल से नहीं है तो आपको एनएससी कोड खाली छोड़ देना है। और यहाँ जो कार्यग्रहण तिथि है वो आपको सिलेक्ट करनी है और नियुक्ति आदेश वो आपको सिलेक्ट करना है। नियुक्ति आदेश में यहाँ ऊपर एक मैसेज भी लिखा हुआ है कि अगर आदेश 3 से ज्यादा प्रश्नों का हो तो दस्तावेज अपलोड करते समय उस आदेश का मुख्य पृष्ठ और कार्मिक के नाम वाला पृष्ठ और अंतिम पृष्ठ अपलोड करें। और अगर मान लो आप और भी अपलोड करना चाहें तो आप इसके प्रथम नियुक्ति आदेश के साथ में विद्यालय में जो कार्यग्रहण आदेश है उसकी भी पीडीएफ साथ में बना लें। मैंने पहले बता दिया कि आपको जो भी आदेश है उनकी एक अलग अलग पीडीएफ बनानी है। तो नियुक्ति आदेश में डीओ सीबीओ का आदेश दोनों पेज या विद्यालय का जो कार्यग्रहण आदेश तीनों पेज आप एक साथ अपलोड करके एक पीडीएफ बना सकते हैं। इसको आपको अपलोड कर लेना है। फिर आपको समय सेलेक्ट करना है कि आपने कार्यग्रहण है वो जिस तारीख को किया था वो बिफोर नून था या आफ्टर नून। मध्याह्न पूर्व था तो आपको बिफोर नून करना है, मध्याह्न पश्चात तो आफ्टर नून। इसके बाद में स्थायीकरण जो तारीख है वो आपको एंटर करनी है। स्थायीकरण लगभग 2 साल बाद में सभी का हुआ है, तो जैसे ही आपके 2 साल पूरे हुए हैं उस तारीख को स्थायीकरण हुआ होगा। आदेश भले देरी से हुए लेकिन स्थायीकरण आपको उसी तारीख पे हुआ। तो स्थायीकरण की जो पीडीएफ आपने बनाई हुई है उस पीडीएफ को अपलोड करना है और उससे पहले आपको कैलेंडर से स्थायीकरण की जो डेट है वो आपको सिलेक्ट करनी है। संवर्ग में आपको अधीनस्थ सेवा सिलेक्ट करना है। अगर आप तृतीय श्रेणी से अभी वर्तमान में द्वितीय श्रेणी अध्यापक है तो अगर व्याख्याता है तो आपको राज्य सेवा करनी है, अन्यथा आपको ये करनी है। उसके बाद में जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सेव नहीं होगा क्योंकि डेट इसमें वो सिलेक्ट नहीं की है।
तो आपको सबसे पहले तो वो डेट सेलेक्ट कर लेनी है कि कौन सी डेट है, और बाकी चीज़ें एक बार आप देख लें, नियुक्ति तिथि और जो भी अन्य जो स्थायीकरण आदेश है, इन दोनों को आप अच्छी तरह से एक बार चेक कर लें। और जो यहाँ कैलेंडर से आपको स्थायीकरण की तारीख है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तारीख है, पहले ईयर आप सेलेक्ट करें, उसके बाद मंथ करें, उसके बाद में डेट सेलेक्ट करें। अब जैसे मार्च महीने में आपका जो नियुक्ति हुई थी 2005 में, तो 2005 के बाद में स्थायीकरण है वो 2007 में हुआ होगा, लगभग 2 साल बाद में। तो वो तारीख आपको यहाँ से सिलेक्ट करके आपको इसको सेव पे क्लिक करना है। उसके बाद में अगला जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ से आपको, जैसे मैंने बताया था, आपको एक एक जो कॉलम है वो आपको भरते जाना है। जो पदोन्नति हुई उसका विवरण आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ये भी एक बार साइट आउट हो गई थी, डाटा चला गया था, तो मैं उसको दोबारा एंटर कर रहा हूँ। नीचे मैंने जो एसीपी स्वीकृत थी उसको भी एंटर कर ली थी, और उसके बाद में पुनरीक्षित वेतनमान जो 6वां और 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था उसको भी आपको पीडीएफ समेत जो भी डिटेल्स इसमें मांगी हुई है कि यानी वेतन आयोग कौन सा था, 6वां था या 7वां था, वेतनमान में जो भी पे बैंड कौन सा था, या जैसे 7th पे में नहीं था तो उसमें एल था तो आपको एल 11 सेलेक्ट कर लेना है। वेतनमान पे मैट्रिक्स जैसे 2800 था 6ठे वेतन आयोग में, वो सिलेक्ट कर लेना है। वेतनमान में विकल्प आपने कब दिया था ये 6ठे और 7वें वेतन आयोग में, तो वो तारीख आपको सिलेक्ट करनी है, और जो आदेश है वो आपको अपलोड करना है। और व्यू अटैचमेंट में जाके आप इसको चेक भी कर सकते हैं। सेवा काल में जो पदोन्नति हुई थी उसकी भी डिटेल्स आपको अपलोड करके, उसमें पीडीएफ है जो भी, वो भी आपको अपलोड करके सेव कर लेनी है। और इस तरीके से जो भी कॉलम आपके दिए हुए हैं, एसीपी स्वीकृत हुई है तो एसीपी 9 साल की उसकी एंट्री करनी है। 2 जो वेतन आयोग लागू होते हुए थे 6वां और 7वां, उसकी एंट्री आपको करनी है। प्रमोशन आपका हुआ तो उसकी एंट्री करनी है। अगर प्रमोशन आपने कार्यकरण नहीं किया या परित्याग कर लिया तो वो आप परित्याग सेलेक्ट कर लें। इस तरीके से ये सारी डिटेल्स इसमें आपको सेलेक्ट कर लेनी है। और ये सारी डिटेल्स एक बार सेलेक्ट करने के बाद में आगे का प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है आपको। तो ये एक बार आप पूरी चेक कर लें अच्छी तरह से, उसके बाद में आपको मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ कैसे करना है। वो एक बार वापस पूरे चेक कर लेना है कि आपने जो भी आदेश, प्रथम नियुक्ति का आदेश सही अपलोड किया है, दूसरा तारीख आपने सही अपलोड की है, फिर उसके बाद में आपका स्थायीकरण की तारीख आपकी एक बार चेक कर लें, 2 साल के बाद की तारीख है, आपका संवर्ग है, अधीनस्थ सेवा है या जो भी है वो सिलेक्ट करना है। ये एजुकेशनल डिटेल्स और जो प्रशैक्षिक योग्यता बीएड एसटीसी जो भी आपने की हुई है उसकी डिटेल्स है वो भी आप एक बार यहाँ देख लें। पदोन्नति जो भी आपकी हुई है वो आप एक बार चेक कर लें कि आपने जो एंट्री की है वो सही की है। कब कौन से साल की डीपीसी थी, आदेश क्रमांक क्या था, आदेश दिनांक क्या थी, कार्यकरण किस तारीख को किया, और आदेश की पीडीएफ है वो आप अपलोड करके एक बार डाउनलोड करके दोबारा भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद में आपकी जो एसीपी स्वीकृत हुई है वो आपको चेक करनी है कि जैसे उस समय वेतन आयोग कौन सा था, कौन सा पे बैंड था, उसके बाद में कौन सा पे मैट्रिक्स आपको मिला था। जैसे सेकंड ग्रेड में लगे तो 4200 का पे ग्रेड जो भी पे मैट्रिक्स था, प्रभावी तारीख कितनी थी, किस तारीख को आपको एसी मिली, वो सारी यहाँ से करनी है। उसके बाद में आपको जो वेतन आयोग लागू हुआ था आपके पुनरीक्षित वेतनमान, जिसमें 2008 और 2017 में 6ठा वेतन आयोग और 7वां वेतन आयोग, जिसमें एक में पीबी था और एक में एल वाला जो मामला था, एल 11 था जो भी था वो, और किस तारीख को आपने विकल्प दिया, ये दोनों आदेश की पीडीएफ आपको अपलोड करके चेक करनी है। उसके बाद में आवेदित एसीपी का विवरण है उसमें प्रकार में 18 लिख देना है। ये तारीख आपकी जिस तारीख को एसीपी ड्यू है वो आपको दिखनी है। 7th पे सिलेक्ट करना है, पे है वो 12 पे बैंड 12 करना है। उसके बाद में आपके नीचे संतान का नाम ऑटोमेटिकली जो प्रपत्र 10 से आ जाएगा, और यहाँ आएगा कि 1/6 से के बाद में जो भी जीवित संतानों की संख्या यहाँ आ जाएगी, संख्या वो आपके भी प्रपत्र 10 से आ जाएगी। उसके बाद में आपको जो संतान संबंधी घोषणा पत्र है ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपको अपलोड करना है, और अपलोड करने के बाद में यहाँ अपडेट पे आपको क्लिक करना है। संतान संबंधी घोषणा की जो पीडीएफ आपने बनाई अपलोड की, उसके बाद में आपको अपडेट पे क्लिक करना है। तो कुछ सेकंड का समय लेगा और आगे आगे डाटा सेव या अपडेट सक्सेसफुली, तो पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगी। अब इस पीडीएफ को आप एक बार दोबारा डाउनलोड करके कंफर्म कर लें कि जो आपने पीडीएफ अपलोड की है वो संतान संबंधी है या नहीं। उसके बाद में आगे आएगा आपके फाइनल सबमिट का ऑप्शन। तो फाइनल सबमिट में आपको इसको फाइनल सबमिट करना है, और फाइनल सबमिट करेंगे तो आपके सामने एक मैसेज आएगा जिसमें आपके पूछा जाएगा कि क्या आप इस प्रविष्टि को अंतिम रूप से अग्रेसित करना चाहते हैं यानी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो आपको यस पे क्लिक करना है क्योंकि आप इसको फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो यस पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक और मैसेज आएगा जिसमें लिखा हुआ आएगा कि सक्सेस, मैं ये प्रमाणित करता हूं कि आवेदन पत्र में भरी हुई समस्त सूचनाएं मेरी जानकारी में सही है और इसमें किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर मेरी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। और ओटीपी आपको जो भी मोबाइल नंबर होगा उस पर आपके ओटीपी आएगा, और ओटीपी को यहाँ एंटर करने के बाद में आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। अगर ओटीपी नहीं आता तो रीसेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ओटीपी आ गया तो मैं इसको ओटीपी को फाइनल सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ ओटीपी एंटर करके। तो ये कुछ सेकंड के समय के बाद में आपका जो ये फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा।
फाइनल सबमिट होने के बाद में आपको क्या क्या चेक करना है, जैसे आ गया योर डाटा इज सेव, आपको ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद में आप इसकी स्टेटस को चेक करेंगे कि ये जो आपका सबमिट हुआ है नहीं हुआ। तो अब जैसे इसमें आप जैसे इसको प्रिंट भी ले सकते हैं। तो यहाँ से जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो ऊपर जाएंगे तो यहाँ ऊपर आपके सामने यहाँ प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ जो बिल्कुल राइट साइड में आपके ऊपर है वो प्रिंट का ऑप्शन है, तो वहां से आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। और उसके बाद में जो नीचे यहाँ प्रिंट में जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक प्रिंट अगर आपके पास में है तो सीधा उसको प्रिंट करें, नहीं है तो आप इसको एज ए पीडीएफ रूप के रूप में आप इसको सेव भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी ये शो हो जाएगा। आप इसको आप पीडीएफ के रूप में सेव करना चाहते हो सेव कर सकते हैं। और जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड जो भी अपलोड किए हैं ये व्यू अटैचमेंट में आप डॉक्यूमेंट अब भी डाउनलोड करके यहाँ से देख सकते हैं। नीचे आपके यहाँ जो भी एक और सिलेक्ट करना था आपको, सीसी के तहत जो भी कोई दंड नहीं दिया गया तो इसमें आपको नो सिलेक्ट कर लेना था। उसके बाद में जो भी आपके हस्ताक्षर है वो आपके ओटीपी से हस्ताक्षर हो चुके हैं। उसके बाद में संतान संबंधी घोषणा का और ये सारा आ जाएगा। उसके बाद में दोबारा आपके हस्ताक्षर का जो भी और स्कूल का नाम का जो भी यहाँ आएगा वो सो हो गया। अब यहाँ से आप ये देखेंगे कि तो जैसे आपके जो इसकी स्टेटस है वो आ जाएगी कि एप्लीकेशन किस तारीख को आपने अप्लाई की। अब इसमें अगर मान लो आप प्रिंट करना चाहते तो प्रिंट करें, नहीं तो जैसे मैं अभी प्रिंट नहीं करके इसको सेव एज पीडीएफ कर रहा हूँ तो आप इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर सकते हैं। और जो भी सेव करेंगे उसमें आप उसको नाम दे दें स्पेशल कि एसीपी ऑर्डर आपके कार्मिक जिसका भी नाम है वो आप नाम दे दें, ताकि आपको कभी भी प्रिंट की जरूरत पड़े तो आप उसको आसानी से सर्च कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। तो जैसे यहाँ फाइल को एक स्पेशल नाम दे दिया, जैसे एसीपी और कार्मिक का नाम दे दो और उसके बाद में इसको सेव कर लो और यहाँ से इसको आपको क्लोज कर लेना है। अगर आपके पीडीएफ ग्रुप में सेव हो गया तो इसको आप क्लोज कर लें, अन्यथा इसको सेव कर लें और उसके बाद में यहाँ से क्लोज ऑप्शन पे आपको जाना है। इस तरीके से ये आपको पूरा प्रोसेस करना है कि किस मैंने पूरा लाइव आपको बता दिया। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको डीडीओ लेवल पे आपको किस तरीके से ये प्रोसेस करना है, तो वो आपको अगले लेवल पे मैं आपको बताऊंगा कि डीडीओ लेवल पे आपको किस तरीके से इसको फॉरवर्ड करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।